नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। हमारा एक खास प्रोग्राम जो हर हफ्ते में जाता है रूबरू, जिसमें हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ राज्यसभा की सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी हैं। इन्होंने जिला पंचायत सदस्य से अपना सफ़र शुरू किया और आज ये राज्यसभा सांसद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैम, एनबीसी हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहिए, इसके बाद फिर आपसे कुछ बातचीत करते हैं। आपके चैनल के लिए मेरी बहुत ढेरी शुभकामनाएं है। आपका चैनल दिन प्रतिदिन लागे तरक्की करे, आगे बढ़े और आपका चैनल बहुत लोगों के तक पहुंच चुका है और आगे भी और अच्छा काम करे। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। कोटि से धन्यवाद मैम। आपने जिला पंचायत सदस्य से अपना करियर शुरू किया, बड़ा लंबा सफ़र रहा, ये संघर्ष से भरपूर रहा और आज आप राज्यसभा तक पहुंची हैं। कैसे देखती हैं आप इसे? एक अच्छा खासा अनुभव लेके आई हूँ, क्योंकि राज्यसभा एक उच्चतम सदन है। यहाँ के बाद कोई सदन नहीं बचता है। और मेरी जो राजनीति की शुरुआत हुई जिला पंचायत से हुई, तो जिला पंचायत का सदन देखा, विधानसभा का सदन देखा, पार्लियामेंट को देखूँगी, अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच समझ सकती हूँ कि मैंने अनुभव के आधार पे राज्यसभा में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है मुझे। जौनपुर से पहली महिला राज्यसभा सांसद आप चुनी गई, बड़ी उपलब्धि है। इसे आप कैसे देखती हैं? मैं इसको बहुत अच्छे से मानती हूँ और मैं अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, अपने संगठन के लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिस पार्टी ने एक अदना सी कार्यकर्ता को, एक छोटी सी कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा है हमारी पार्टी ने, उसके लिए मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर सकती है जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजे, ये और कोई दल नहीं कर सकता। इसलिए अपने ऐसे दल को मैं हृदय से कोटि से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, 1995 में जिला पंचायत सदस्य के तौर पर आपका करियर शुरू हुआ। ये बड़ा लंबा संघर्ष रहा, बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया। इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 1995 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी जी। और संजोग से जहाँ से मैं लड़ी थी वो महिला के लिए आरक्षित थी। हमारी पार्टी के लोगों को एक महिला की तलाश थी और 1995 आप समझ सकते हैं कि काफ़ी वक्त गुजर गया। उस समय में गांव की महिलाओं को राजनीति में इतना प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन हमारी पार्टी ने हमको टिकट दिया, हमारे परिवार के लोगों ने हमको इजाज़त दिया और जिला पंचायत के रूप में मैं निर्वाचित हुई। निर्वाचित होने के 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव आया। बिना मेरे मांगे पार्टी ने हमको टिकट दिया और टिकट देने के बाद 1996 में पहली बार गढ़वारा से कोई महिला विधायक बनी। और विधायक बनने के बाद मुझे बहुत सारे मैंने काम किए। उत्तर प्रदेश में जनपद जौनपुर का नाम, गढ़वारा विधानसभा का नाम बहुत व्यापक पैमाने पर चर्चे में आया, क्योंकि मैं समझती हूँ 1996 के सदन की सबसे यंगेस्ट विधायक मैं ही थी। जी। और उसके बाद जब 1996 का चुनाव हुआ तो मैं बिल्कुल नई थी क्षेत्र के लिए। और आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण वेशभूषा में पहले मैं एक बहू के रूप में चुनाव की मैंने शुरुआत करी और मैंने राजनीति का करने का एजेंडा भी यही निकल के आया था कि पूरब की बेटी पश्चिम की बहू, और पश्चिम के लोगों ने अपने बहू को स्वीकार किया। मैंने कुछ भी नहीं किया था क्षेत्र के लिए, मेरा कोई काम नहीं था क्षेत्र के लिए। क्षेत्र के लोग न मुझे जानते थे, न मैं क्षेत्र के बारे में जानती थी, क्योंकि मैं तो एक सामान्य परिवार की बहू थी। लेकिन क्षेत्र के लोगों ने अपने बहू का भरपूर सम्मान दिया और मुझे जिला पंचायत जिताया, मुझे विधानसभा बनाया। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बीजेपी की सीट आप चाहे गढ़वारा में हो चाहे मुंगरा बादशाहपुर में हो, आप एक सीट रिजर्व रखती थी। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना लोगों के बीच में इतनी लोकप्रियता कैसे बनी? देखिए, वो रिजर्व रखने में मेरा बहुत योगदान नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। हमने जनता को मन से काम किया। मैंने क्षेत्र में अपना संपर्क बना के रखा। मैंने क्षेत्र में कभी भी इस हैसियत से मैं नहीं रही कि मैं विधायक हूँ। मैं क्षेत्र में एक जनसेवक की हैसियत से रही। घर के आंगन में मेरी एंट्री थी। सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। लोकप्रियता मुझे ऐसे प्राप्त हुई कि मैं जब चुन के आई तो किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की ऐसे रिश्ते के नातेदारे के नाते में चलती गई। अंत में जाते आते मेरे पूरे क्षेत्र से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं बना, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता मेरा बन गया। उस परिवार के रिश्ते के नाते
उत्तर प्रदेश में जब बहुत कम सीटें आती थी तो मुगराबाद साहबपुर गढ़वाला से हमारी सीट आती थी और मुझे कहीं बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। सपा का चाहे वक्त हो चाहे बसपा का वक्त हो, मुझे कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। 3 बार विधायक रहना 1996 और 2002 में गढ़वारा से, और फिर जब नवसृजित मुंगराबाद शाहपुर, यहाँ से आप 2012 में विधायक चुनी गई। लोगों का इतना भरोसा, मतलब गढ़वारा में भी, फिर उसके बाद जब ये मुंगराबाद शाहपुर में नवसृजन हुआ, इसके बाद भी मुंगराबाद शाहपुर के लोगों में इतनी जल्दी आप उनके टच में आ गई और सब सारी चीज़ें, बड़ा भरोसा मिला जनता का। ऐसा था कि गढ़वाला की मैं आखिरी विधायक बनी जी। मतलब मेरे बाद गढ़वाला का परिसीमन खत्म हो गया जी। जब मुगराबाद शाहपुर विधानसभा नवसृजित बनी तो मेरे मन में भी एक ललक थी कि पहले विधायक मैं मुगराबाद शाहपुर की बन जाऊं। और 2012 का चुनाव बहुत टफ था क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो मुगराबाद शाहपुर के स्थानीय थे और उनका बहुत दबदबा था। विनोद सिंह शायद, विनोद सिंह जी थे, हमारे पूर्व प्रमुख रहे, पूर्व विधायक रहे, अच्छे नेता हैं वो। उनकी एक बहुत पकड़ थी। तो मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं 2012 का चुनाव कैसे जीत पाऊंगी। बसपा से रमेश मिश्रा जी भी लड़ गए, सपा से वो लड़ गए, भाजपा से मैं लड़ गई, लेकिन गढ़वाला का मेरा काम बोलता था, गढ़वाला का मेरा विकास बोलता था और गढ़वाला को नज़र में रख के मुगराबाद शाहपुर के लोगों ने मेरा चयन किया और मुझे बहुमत से जिताया। मैं समझती हूँ कि मुगराबाद शाहपुर के लोगों ने ये तलाश लिया कि मुझे जैसा प्रतिनिधि चाहिए वैसा प्रतिनिधि मुझे मिलने वाला है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं चुनाव जीत गई। केंद्र सरकार से आपको उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में निदेशक बनाया गया, आपने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि मेरा होने के बाद तुरंत ही लॉकडाउन लग गया और बहुत सारे वेरिफिकेशन होते थे, तो वेरिफिकेशन मेरा पूरा नहीं हो पाया। जब तक मेरा वेरिफिकेशन पूरा होता, 10 दिन और बचा था, तब तक मैं राज्यसभा के निर्वाचित हो गई, तो मैंने उसको कार्यभार को ग्रहण नहीं कर पाई। उसके बाद तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसके बाद तो मैं राज्यसभा में आ गई तो थोड़ी जिम्मेदारी तो बढ़ ही गई। कोरोना काल में आपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? मैंने बहुत किया। पूरे कोरोना काल में मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठी। मैं रोज कहीं न कहीं जाती थी, जो आवश्यक लोग थे उनको मैं मास्क वितरण करती थी, कभी अनाज वितरण करती थी, कभी मैं जा करके उनको पूड़ी और ये पहुंचाने का काम करती थी। जो सड़क के किनारे फुटपाथ पे रहते थे उनके लिए मैंने खाने का प्रबंध किया, अपने लोगों से कह करके, नगर पालिका के माध्यम से, जिला प्रशासन से, और हमारी सरकार माननीय योगी जी ने खुद ही इतना बड़ा काम किया था कि जो प्रवासी मजदूर आते थे वो उनका राशन कार्ड बना हो चाहे ना बना हो, अगर कोई भी प्रवासी मजदूर आया है उसका पता ठिकाना नोट हो जाता था। सरकार उनके लिए खाने के लिए अनाज खुद ब खुद घर पहुंचाती थी और हमने सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया और गांव-गांव में जा कर के हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि आप मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, साबुन से हाथ धोइए। मैंने सबके मन में हम लोगों ने एक उत्सुकता पैदा किया कि कोई डरने की बात नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है। कोरोना काल में मुझे याद है कि मैंने एक दिन भी अपने घर में नहीं रहा, मैं प्रतिदिन कहीं न कहीं जाती थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बड़ा उपद्रव हो गया दिल्ली। देखिए, 26 जनवरी के दिन ये नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने किया वो बहुत ही घृणित काम किया, उनकी निंदा जितनी भी की जाए उतना कम है। और किसान आंदोलन के रूप में जिस तरह से वहाँ पर लोग नशे में, लोग चोर थे, लाठी डंडे लेकर के लोग गए थे, इन्होंने किसानों के नाम के सामने कलंक रख दिया। और ये जो कहते थे कि मैं किसान के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, एकदम से परिलक्षित हो गया कि किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये अपना अधिकार दिखाना चाहते थे और अपने को दिखाना चाहते थे कि मुझे राजनीति करना है, राजनीति करने का इनका ये बहाना होगा। लाल किला पे जाकर के इस तरह से हुड़दंगई इन लोगों ने किया, इनका ये काम बहुत ही निंदनीय है। और जो किसान एक आध पॉइंट इनके बारे में अच्छा सोच भी रहे होंगे, सबके मन में इनके प्रति नफरत फैल गई है। आज पूरा हिंदुस्तान इनको नफरत भरी निगाहों से देख रहा है। इनका आंदोलन बहुत कमजोर हो गया। जौनपुर की जनता के लिए आप क्या कुछ कहेंगी? जौनपुर की जनता को मेरा यही कहना है कि मुझे शीश दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सहयोग करे, मुझे सजेस्ट करे कि मैं राज्यसभा में आकर के पूरे जनपद के बारे में अच्छा सोचूं, अच्छा करूं। जनपद जौनपुर का नाम मैं और बड़ा करूं। जनपद जौनपुर की बहुत सारी विभूतियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे IAS IPS के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो। जनपद जौनपुर का अपना एक बहुत प्रमुख स्थान रहा है, उस स्थान को मैं थोड़ा और ऊंचाई प्रदान करूं, ऐसा मुझे जनपद वासियों से आशीर्वाद की कामना रखती हूं। आपके
विधानसभा क्षेत्र में चर्चा होती है कि लोगों का जैसे ये वोट बैंक होता है, तो बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये चीज़ सुनी है कि सीमा द्विवेदी जी का वोट बैंक नहीं, उनके पास रिजर्व बैंक है। वो जब भी चाहती हैं वोट बैंक उनका तैयार हो जाता है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है? उसके पीछे वजह यही है कि लोगों के मन में मेरे प्रति बहुत विश्वास है जी। जब आदमी के मन में आदमी के प्रति विश्वास होता है तब आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। हमारे क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर आँख मूंद के भरोसा करती है, और ऐसा नहीं कि कोई जात बिरादरी का कोई मतलब हो। अगड़े भी, पिछड़े भी, छोटे भी, बड़े भी, सारे वर्ग के लोगों के मन में एक विश्वास रहता है कि मैं जब कभी सीमा द्विवेदी के पास मदद के लिए जाऊंगा तो मेरी वाजिब मदद ज़रूर होगी, और मैं करती भी हूँ। मैंने बहुत देखा है नेताओं को कि जो राजनीति में उनका विरोध करते हैं वो जीतने के बाद उनका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी भी अपने किसी दुश्मन को दुश्मन माना हो। जीतने के बाद सभी लोग मेरे होते हैं, और जन सेवा के नाते जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं सबका काम करती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की देन है, भाजपा का ये आशीर्वाद है कि पार्टी ने मुझे बार बार टिकट दिया। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको 6 बार टिकट मिला हो लगातार। विधानसभा का टिकट मुझे लगातार, मैं चाहे जीती चाहे हारी, लेकिन पार्टी ने मुझ पर जो इतना भरोसा दिखाया है उसी भरोसा के आधार पर क्षेत्र की जनता भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है। एक सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी बीजेपी या कोई भी अदर पार्टी होती है तो जब भी चीज़ें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए ये किसानों का आंदोलन है तो इस पे सियासत बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन किसानों के भी कुछ मुद्दे जायज़ हैं। जैसे मान लीजिए लगभग 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, अब तक वो आंदोलित बेचारे ठंड में, कड़ाके की ठंड है, वहाँ पे बैठे हैं और सब सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ मांगे जायज़ हैं। उसमें से सारे किसान उपद्रवी हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो भी किसान वहाँ बैठे हैं सब कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े भी लोग हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सहानुभूति है? देखिए, वो जो आप जायज़ की बात करते हैं, हमारी सरकार उनसे कई बार वार्ता करी जी, और हमारी सरकार ने बीच का रास्ता भी निकाला जी। हमारी सरकार ने उनको पूरी तरह से समझने का प्रयास किया, उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। वो जिस किसान मुद्दे की बात करते हैं, जो कहते हैं कि किसानों का नुकसान हो रहा है, ये किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है। जो बिचौलिए का काम करते थे, जो किसानों का पैसा चूस करके उनके अनाज को मिट्टी के भाव बेच करके उनसे पैसा कमाते थे, ये उनका नुकसान हो रहा है। ये उस नुकसान के नाते ये कहते हैं कि मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि किसान के पक्ष में, खिलाफ में कौन सा ऐसा अध्यादेश जारी हो गया सब किसानों के हित में है, और सरकार कई दफ़े उनसे वार्ता कर रही है। लेकिन आप खुद देख रहे होंगे जिस तरह से उनकी फंडिंग हो रही है, जिस तरह से उनके लंगर चल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर मांस और मदिरा की बातें हो रही हैं। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। वहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किसान नहीं है, और ये किसानों की आड़ में अपनी राजनीति की रोटी को सेक रहे हैं। अपना कीमती समय NBC हिंदी को दी, आप इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। आप दोपहर से ही आपसे बातचीत लगातार हो रही, आप प्लेन में थी, फिर उसके बाद आप आई, फिर लगातार भागम भाग, चेहरे पे भी शिकस्त है, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वक्त लिया, आपने मुझसे मेरे मन की बात पूछी, आपने मुझे अच्छा सवाल किया, आपने वो सवाल किया जो मेरे जेहन में बसता है। आज दिल्ली में बैठ करके भी हम मोरा की बात कर रहे हैं, जौनपुर की बात कर रहे हैं, गढ़वारा की बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वारा से 2 बार और मुंगरा बादशाहपुर से 1 बार विधायक रही थी। लगातार इनका रिकॉर्ड रहा है कि जनता के दिल में ये बसती हैं, और जब भी किसी भी चुनाव में या किसी भी जनसभा में ये जाती हैं तो इनके नाम की गूंज होती है, क्योंकि मुंगरा बादशाहपुर के क्षेत्रवासी जो कहते हैं कि सीमा के विकास की कोई सीमा नहीं है, तो इस पैमाने पर उन्होंने काम किया है। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए NBC हिंदी।